हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज़ ऋषभ, जो वाचिंग ऋषभ बीपीएससी नाउ। आज हम सब बात करेंगे एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 का लेक्चर नंबर 8 और ये चैप्टर नंबर 8 होगा। इसमें हम सब महत्वपूर्ण डिस्कशन करने वाले हैं कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, मतलब कोशिका और कोशिका के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं और कोशिका का क्या काम है, ठीक है। और इसके ऊपर 70 बीपीएससी में एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था, तो उस क्वेश्चन को भी हम सब देखने वाले हैं। और एक इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए ये है कि जो भी 72 बीपीएससी का तैयारी करना चाहते हैं, चाहे वो मेंस आंसर राइटिंग से संबंधित हो, प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हो, जितना भी सब्जेक्ट हो, उसका कंप्लीटली तैयारी आपको 499 में करवाया जाएगा। और अब से शुरुआत हो चुका है क्लास, जिसमें आपको क्लास तो यूट्यूब पे फ्री प्रोवाइड किया जा रहा है, जैसे कि अभी एनसीईआरटी सीरीज में चला रहा हूँ। इसके अंतर्गत इन सारे चैप्टर के ऊपर जितने भी फेवरेट एनसीईआरटी एमसीक्यूज़ हैं, अगर वो आप बनाना चाहते हैं, प्लस सारे सब्जेक्ट का आपको टेस्ट मिलेगा, फुल लेंथ टेस्ट मिलेगा, हर एक चैप्टर का नोट्स मिलेगा। ये सारा कुछ अगर आपको चाहिए पीडीएफ के माध्यम से, तो आप हमारे उस पेड बैच से जुड़ सकते हैं, ठीक है। मैं लास्ट में इसका संपूर्ण इन्फॉर्मेशन दूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज इस वाले वीडियो की, जिसका नाम है सेल यानी कोशिका संरचना एवं प्रकार्य। पहले हम बात करते हैं कि कोशिका एक्चुअल में कोशिका है क्या। तो कोशिका समझने से पहले थोड़ा हम सब जीन समझते हैं, ठीक है। जीन क्या है, आइए उसको मैं समझाता हूं थोड़ा। तो जीन ये होता है कि माता पिता, ठीक है, एक बच्चे के जन्म के लिए माता और पिता दोनों की आवश्यकता पड़ती है। तो पिता का जो शुक्राणु है और माता का जो अंडाणु है, ये दोनों जब संपर्क में आता है तो एक जाइगोट का निर्माण होता है। तो ये जीन के बदौलत होता है। जीन बोलते हैं अनुवांशिक पीढ़ी, मतलब मेरे बाबा से मेरे पिताजी में आया, पिताजी से मेरे में, मेरे से किसी और में, ठीक है। तो अनुवांशिक पीढ़ी जो चलते आ रहा है उसी को हम सब जीन बोलते हैं। जीन मिलकर डीएनए का निर्माण करता है, ठीक है। तो जीन मिलकर डीएनए का निर्माण करता है। डीएनए कुछ नहीं होता है, डी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसको बोलते हैं। डीएनए का मतलब इतना हो गया कि जो भी आपके माता पिता का लक्षण है वो आप में निहित होगा, ठीक है। आप में कुछ ना कुछ मिलेगा, अपने माता पिता के लक्षण से आपके लक्षण में कुछ ना कुछ वेरीफाई होगा, तो इसको डीएनए बोलते हैं। और यही डीएनए मिलकर किसका निर्माण करता है, कोशिका का निर्माण करता है। तो इसी को हम सब कोशिका बोलते हैं। और कोशिका मिलकर किसका निर्माण करता है, तो बहुत सारे कोशिका जब मिल जाते हैं वो उत्तक का निर्माण करते हैं, जो कि अभी आगे हम सब देखेंगे। और बहुत सारे उत्तक मिलकर अंग का निर्माण करते हैं। तो हमारा शरीर जो बना है ये विभिन्न अंग से बना है, देख ही सकते हैं। पूरे शरीर, हम सबका शरीर जो है अंग से बनता है। तो जीन से ट्रांसफर हुआ डीएनए में, डीएनए से कोशिका में, कोशिका से ट्रांसफर हुआ मतलब कोशिका का समूह बनकर उत्तक बना, उत्तक जो है अंगतंत्र का निर्माण किया। तो मेनली आप ये कह सकते हैं कि कोशिका उसको बोलते हैं जो अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई है, ठीक है। तो प्रश्न अगर आ जाए कि कोशिका क्या है, तो ये अंगों की संरचनात्मक मूलभूत इकाई को कोशिका कहते हैं। जीवों की संरचना और क्रियात्मक, ये अंग का निर्माण कोशिका के थ्रू हुआ है। सिंपल सा बात है, हमारा शरीर का निर्माण कोशिका से हुआ है और हम इसी शरीर से तो काम करते हैं, इसलिए इसको क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। तो कोशिका आप समझ गए होंगे, माता पिता के मिलने से एक शिशु का जन्म होता है, जो कि जीन के कारण होता है। और शिशु में जो लक्षण पाया जाएगा वो डीएनए के कारण पाया जाएगा। और ये डीएनए किसका निर्माण करता है भाई, सेल का निर्माण करता है, कोशिका का निर्माण करता है। और यही कोशिका मिलकर के उत्तक का निर्माण करता है, जिसको आप टिश्यूज बोलते हैं। और सारे उत्तक जो है वो अंग तंत्र का निर्माण करता है, यानी हमारे शरीर के विभिन्न अंग का निर्माण उत्तक के कारण हुआ है, उत्तक का निर्माण कोशिका के कारण हुआ है। तो मूलभूत बात यही है कि हमारा पूरा शरीर कोशिका का बना हुआ है और इसी शरीर से हम सब काम करते हैं, हम सबका संरचना है। इसलिए सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को बाबू कोशिका बोलते हैं। ये सामान्य सा बात है। अब कुछ जंतु कोशिका होंगे, कुछ एक कोशिकीय होंगे, बहुकोशिकीय होंगे, कुछ पादप कोशिका होगा यानी प्लांट का सेल होगा, वो सब अभी हम सब समझने का प्रयास करेंगे। तो इतना बात आपको समझ में आ गया, ये एक सेल का डेफिनेशन है जो आपको भूलना नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कोशिका की खोज। कोशिका चैप्टर जो ये क्लास 9th के एनसीईआरटी में भी है, तो वहाँ पे और बहुत कुछ डिटेल में जानेंगे, लेकिन क्लास 8 में जितना है वो मैं आपको बताते चले जा रहा हूँ। तो कोशिका की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक द्वारा 1665 ईस्वी में किया था। इन्होंने मृत कोशिका को खोजा, ठीक है। अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो ल्यूवेन हॉक द्वारा किया गया था। इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में मृत कोशिका में खोजी। इन्होंने कॉर्क पेड़ की छाल का एक भाग का अध्ययन किया, जो पेड़ का छाल होता है उसका अध्ययन किया। उसमें ये जब इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो कॉर्क की पतली स्लाइस ली और उसको सूक्ष्मदर्शी से देखा, ठीक है। छाल को जो है वो सूक्ष्मदर्शी से देखा, तो इस प्रकार जो अभी आप पिक्चर में देख रहे हैं ऐसे बॉक्स बना बना उसको नजर आया।
तो कॉर्क की स्लाइस में अनेक कोष्ठक और विभाजित बक्से थे और इसी बक्से का नाम रॉबर्ट हुक द्वारा क्या रखा गया, कोशिका रखा गया। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और इन्होंने किस पे अध्ययन किया था, तो कॉर्क जो होता है, पेड़ की छाल जो होता है, उस पे अध्ययन किया था और इन्होंने मृत कोशिका को खोजा था, जबकि जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेनहॉक द्वारा किया गया था। तो कोशिका के खोज के संदर्भ में आप ये सीखे कि सबसे पहले जो बाबू कोशिका खोजा गया था वो रॉबर्ट हुक द्वारा खोजा गया था, यानी 1665 में खोजा गया था। जीवित कोशिका जो है वो ल्यूवेनहॉक द्वारा खोजा गया था, जो कि इस वाले क्लास में नहीं था, तो सिर्फ रॉबर्ट हुक के बारे में था, तो इसलिए मैं आपको वही जानकारी दे रहा हूँ। बाकी अभी आएगा आगे चैप्टर क्लास 9 का, जब मैं एनसीईआरटी आपको पढ़ाऊंगा तो वहाँ बहुत कुछ सीखने वाले हैं। तो अभी इसमें भी सीखेंगे और उसमें भी सीखेंगे। तो कोशिका के खोज के संदर्भ में ये थोड़ा याद रखें। अब एक प्रश्न आपके मन में ये उठता होगा कि सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति और साइज जो होता है वो अलग अलग होता है कि सेम सा होता है। तो सजीव में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज विभिन्न होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो कोशिकाओं की संरचना का विस्तृत अध्ययन करने के लिए हम सब अभिरंजक का उपयोग करते हैं। तो एक यंत्र है, इसको याद रखेंगे आप सब। सभी कोशिका यानी जितना भी सेल है उसकी आकृति और साइज भिन्न रहती है, अलग अलग होती है। कोशिका की संख्या अरबों खरबों में हो सकती है, तो ये भी एक याद रखेंगे। अगर स्टेटमेंट वाइज पूछ दिया कि क्या कोशिका का संख्या, कोशिका की आकृति सब सेम ही होता है, तो यहाँ पे गलती होने का चांस है, इसलिए ये पॉइंट को मैं समझा दिया। अब कोशिका को कितने भागों में बांटा है, तो मुख्य रूप से 2 भागों में, एक बहुकोशिका और एक कोशिकीय। तो चलिए समझते हैं बहुकोशिकीय क्या है। तो जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना है वो बहुकोशिकीय है, ठीक है। जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, पेड़ हो गया। तो कुछ ऐसे भी क्रिएचर हैं, कुछ ऐसे भी जीव जंतु हैं जो कि एक कोशिकीय हैं, जो जहां से प्रश्न बिल्कुल बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूं आप सबको। तो बहुकोशिकीय का आप एग्जाम्पल जरूर याद रखिए, जीव जंतु मतलब एनिमल, मनुष्य और पेड़। चलिए कुछ और टर्म मैं आपको समझाता हूं। अरबों कोशिका वाले जीव का जीवन का प्रारंभ जो होता है वो एक कोशिका से ही होता है। जैसे कि एक निषेचित अंडा, थोड़ा समझिए आप सब। मुर्गी का जो अंडा होता है उसका जो बीच वाला भाग है जिसको योक बोलते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी इनरिच रहता है, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में रहता है, वो एक निषेचित अंडा है, ठीक है। मतलब उसमें बच्चे की उत्पत्ति होगी। तो वो निषेचित अंडा जो है वो क्या है, एक्चुअल में वो एक कोशिकीय है, ठीक है। तो अंडे का जो पीला वाला भाग है जिसको हम सब अपनी आंखों से भी देख सकते हैं, इवन ईट भी करते हैं, तो वो जो है वो एक निषेचित अंडा है, यानी उसमें बच्चा आएगा और उसको एक कोशिकीय बोलते हैं। और जब ये बच्चा आ जाता है तो उसी एक कोशिका से उस बच्चे में यानी मुर्गी के बच्चे में बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण होता है और धीरे धीरे ये कोशिका बढ़ते रहता है, ठीक है। तो मुख्य बात समझ गए कि इसमें ये टर्म समझा रहा है एनसीईआरटी कि बहुकोशिकीय जो जीव होते हैं उनका जो विकास होता है इकट्ठे जो है एक साथ ही बहुकोशिकीय नहीं बन जाता है, वो पहले एक कोशिकीय ही होता है। बाद में जब वो विस्तृत होने लगता है, बड़ा होने लगता है, तो उसमें कोशिका का निर्माण ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है, तो इसी को बोलते हैं। तो आगे निषेचित अंडा गुणन करता है और वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है, जो कि मैं आपको समझा दिया। तो उदाहरण के तौर पर मैं आपको मुर्गी के अंडे के बारे में बताया। तो मुर्गी का अंडा लीजिए, उसमें आप योक वाला जो पार्ट है, जो पीला वाला पार्ट है, वो क्या है, तो वो एक कोशिका का बना हुआ है, ठीक है। वो एक निषेचित अंडा एक कोशिका का बना हुआ है और जिसको हम सब देख सकते हैं। और जब ये अंडा से मुर्गी का बच्चा बन जाएगा तो वो बच्चे में बहुत सारी कोशिका का निर्माण हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी बहुकोशिकीय जीव, जितना भी बहुकोशिकीय जीव है, जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया, इन सब का जो विकास हुआ है, ठीक है, वो एक कोशिका से हुआ है। बाद में डेवलप होकर इसमें बहुत सारा बहुकोशिका हो गया, मतलब एक से अधिक कोशिका बन गया। तो यही मैं समझाने का प्रयास किया। दूसरा है कि एक कोशिका, ऐसे जीव जिसमें एक कोशिका है, अमीबा और पैरामीशियम, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव वो सभी आवश्यक क्रिया करते हैं जो बहुकोशिकीय जीव करते हैं। अमीबा एवं पैरामीशियम स्थायी स्लाइस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा जा सकता है। अभी मैं इसको थोड़ा सा समझाता हूं। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि एक कोशिका का बना हुआ है, यानी उसमें गुणन एक कोशिकीय जितने भी जीव हैं, इसमें जैसे कि मुर्गी के अंडे में एक कोशिका का बना हुआ है, लेकिन वो बाद में जब वो बच्चा बन जाता है तो वो बहुकोशिका में तब्दील हो जाता है। लेकिन ऐसा इन सब के साथ नहीं है, अमीबा और पैरामीशियम सबके साथ नहीं है। ये एक कोशिका का बना हुआ है और इसमें कोशिका का निर्माण नहीं होता है, ये एक कोशिका का ही बना रह जाता है। तो कुछ ऐसे भी जीव हैं जो कि एक कोशिकीय जीव हैं और कुछ ऐसे भी जीव हैं जो बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। अमीबा और पैरामीशियम को जो है हम सब सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देख सकते हैं
और ये सब क्रिया करता है, जैसे भोजन करना, श्वसन करना, है ना। तो ये सब क्रिया करेगा जैसे कि बहुकोशिकीय जीव करता है, जैसे मनुष्य हो गया, जीव जंतु हो गया। तो ये बात आप सबको समझ में आ गया होगा। आइए अमीबा के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। आइए बात करते हैं कोशिका की आकृति के ऊपर। तो क्या कोई कोशिका का आकृति फिक्स है कि ऐसा ही होगा? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अमीबा में भी कोशिका पाया जाता है। अमीबा की कोई सुनिश्चित आकृति नहीं होती है, यह अपनी आकृति बदलता रहता है, ये भोजन के अनुसार अपनी आकृति बदलते रहता है। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ, मजा आएगा आपको समझने में। अमीबा के मुख्य शरीर से बाहर की ओर परिवर्धी लंबाई के प्रवर्धक, ठीक है, उभरे हुए दिखाई देते हैं, जिसे पादाप कहते हैं। ये कूटपाद आपको जो दिखाई पड़ रहा है ये यही है। यह प्रवर्धक अमीबा की गति के समय अथवा भोजन का अधिग्रहण करते समय बनते और बिगड़ते रहते हैं। अमीबा भोजन कूटपाद की मदद से करता है। तो ये सब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है, मेन बात मैं आपको समझाता हूँ। तो अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे आप यहाँ पे भोजन रख दिए, मैं यहाँ पे डॉट, ये भोजन है, ठीक है। ये अमीबा क्या करेगा? अपने इस कूटपाद की मदद से, यानी अपने शरीर को बढ़ाएगा और इस भोजन को अपने अंदर समाहित कर लेगा। तो इससे क्या होगा कि इसका कोई निश्चित आकार नहीं बनता है। बात समझ में आ गया? यानी यहाँ पे ये भोजन है, यहाँ पे पहले अमीबा था, ये भोजन को करना चाहता है तो ये अपने शरीर को बढ़ाएगा और इस भोजन को अपने में समाहित कर लेगा। इसलिए अमीबा का कोई भी आकार नहीं होता है। इससे हम कह सकते हैं कि कोशिका का कोई निश्चित आकार नहीं होता है। तो एनसीईआरटी हमेशा आपको समझाने का प्रयास करेगा कि आपके कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए, और मैं उसमें आपकी हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। इन सब के ऊपर आपको एमसीक्यूज भी मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आप हमारे 72 वाले बीपीएससी मेंस और पीटी बैच से जुड़ जाएंगे, तो वहां पे आप एमसीक्यूज भी बना पाएंगे। बात करते हैं, तो ये अमीबा के बारे में मैं आपको बताया कि ये किस टाइप से भोजन करता है, इसलिए ये अपने शरीर को बढ़ाता और घटाता है भोजन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। एक और फैक्चुअल क्वेश्चन दिया हुआ था आपके एनसीईआरटी में कि मनुष्य के रक्त में पाई जाने वाली श्वेत रक्त कणिका, जिसको आपको व्हाइट ब्लड सेल्स यानी डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, एक कोशिका संरचना का उदाहरण है जो अपनी आकृति बदलता है। तो ये भी एक फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखेंगे। डब्ल्यूबीसी एक कोशिका है, डब्ल्यूबीसी एक कोशिका है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है जो कि स्वतंत्र अस्तित्व में पाया जाता है। इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। तो डब्ल्यूबीसी तो एक कोशिका है जिसका आकार अनियमित है, लेकिन अमीबा जो है वो एक क्रिएचर है, जीव है, जो कि जिसका आकार अनिश्चित है, ठीक है। तो वो बदलते घटते बढ़ते रहता है भोजन के अनुसार, जो कि अभी मैं ऑलरेडी पिछले स्लाइड में आपको समझाया। समझ में आ गया? तो डब्ल्यूबीसी कोई जीव नहीं है, वो एक कोशिका है जिसका आकार बदलता रहता है, जबकि अमीबा एक पूर्ण विकसित जीव है, ठीक है, पूर्ण विकसित जीव है जो अपने भोजन के अनुसार आकार को बदलते रहता है। कुछ और बात समझते हैं। कोशिकाएं सामान्यतः, इस सामान्यतः इसलिए लिखा है क्योंकि मैं अभी आपको क्या बताया कि कोशिका का कोई आकृति होता नहीं है, लेकिन नॉर्मली 3 टाइप का कोशिका आपको देखने को मिलेगा, गोलीय, चपटी गोल अथवा लंबी। तो आइए बात करते हैं इसके ऊपर। फोटो भी अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहला है, कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिनके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, इसको तुर्क रूपी कोशिका बोलते हैं। अब ये सब कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना चाहिए। तो कुछ कोशिकाएं लंबी होती है जिसके दोनों सिरे नुकीले होते हैं, इसको हम सब क्या बोलते हैं? तुर्क रूपी कोशिका। आइए मैं आपको इमेज दिखाता हूं इसका। कभी कभी कोशिकाएं बहुत लंबी होती है और संख्यावित होती है, ठीक है, शाखाओं में बटी होती है, उन्हें तंत्रिका कोशिका बोलते हैं। तो तंत्रिका कोशिका के बारे में 2-3 पॉइंट याद रखिए। संदेश प्राप्त कर उसका स्थानांतरण करने का कार्य तंत्रिका कोशिका करती है, जिसके द्वारा शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य होता है। तो हम सबके मस्तिष्क में जो है ये तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन की संरचना है, और इसी से हम सब अपने आप को ये बताते हैं कि हमको क्या काम करना है। कुछ कोशिकाएं गोलाकार होती है, उसको गोलाकार रक्त कोशिकाएं कहते हैं। तो ये देख लिए पिक्चर, थोड़ा सा आप सब एक अपने दिमाग में थोड़ा सा रख लें। गोलीय कोशिका इस प्रकार दिखता है, तंत्रिका कोशिका आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है, बीच में केंद्रक भी है, और इधर पेशीय रेशे यानी तुर्क रूपी कोशिका का भी फोटो बना हुआ है, ठीक है। सब में केंद्रक है, तो केंद्रक को भी ध्यान में रखेंगे, अभी आगे पढ़ने वाले हैं हम सब। तो ये कोशिका के संदर्भ में कुछ संरचना थी, ठीक है, यानी आकार के संदर्भ में हम सब बात किए। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि कोशिका का कौन सा भाग आकृति प्रदान करता है, यानी कोशिका को आकृति कौन देगा। तो कोशिका के विभिन्न संगठक एक झिल्ली द्वारा प्रतिबद्ध होते हैं। यह झिल्ली पौधे और जंतु की कोशिका को आकृति प्रदान करते हैं, इसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। अभी कोशिका झिल्ली के बारे में हम सब अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करेंगे। याद रखेंगे एक बात कि कोशिका जो झिल्ली होता है ये पौधे और जंतु दोनों में पाए जाते हैं। एक
टर्म आएगा कोशिका भित्ति। तो पादप कोशिका में यानी पेड़ पौधे में एक अतिरिक्त आवरण होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति को समझना बहुत आसान है। आप पेड़ के जो ऊपरी छाल को देखते हैं वो कितना मजबूत होता है, आप देखे होंगे, तो उसी को कोशिका भित्ति बोलते हैं। और कोशिका भित्ति के अंदर फिर कोशिका झिल्ली आपको मिलेगा। लेकिन मनुष्य में ऐसा कोई छाल के टाइप तो हाथ पैर में नहीं है बाहरी आवरण। हम सबका चमड़ा जो है, त्वचा जो है वो बहुत ही सॉफ्ट है, यानी वो कोशिका झिल्ली ही है। जबकि पेड़ पौधा का जो बाहरी आवरण है वो काफी मजबूत है, कोशिका भित्ति है। अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा। यह कोशिका को आकार और दृढ़ता प्रदान करता है। जीवों में इसका अभाव होता है, यानी जीव जंतु मनुष्य में कोशिका भित्ति बाबू नहीं पाया जाता है, कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, पौधे एवं जंतु दोनों में पाया जाता है। तो इतना समझ में आ गया कि पौधे का जो बाहरी आवरण है, जो फेड़ में देखे होंगे, ठीक है, जो पेड़ हुआ उसके बाहर में जितना भी आवरण आप देख रहे हैं वो कोशिका भित्ति है, जो बहुत ज़्यादा मजबूत होता है। उसके अंदर कोशिका झिल्ली पाया जाता है। पर मनुष्य का चमड़ा जब आप खींचेंगे तो वो खिंचा जाएगा, वो बहुत ही कमजोर होता है, वो कोशिका झिल्ली है। आइए सामान्यतः कोशिका के साइज के ऊपर थोड़ा सा हम सब बात कर लेते हैं। तो सजीवों में कोशिका का साइज 1 मीटर का 10वां लाख भाग यानी माइक्रोन के बराबर या छोटा होता है, कुछ सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, यानी बहुत ही छोटा होता है, ये याद रखेंगे। सबसे छोटी कोशिका का साइज जो है वो 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर है, जो कि जीवाणु कोशिका है, जिसको माइकोप्लाज्मा कहते हैं। तो ये सब फैक्चुअल हो गया, इसको थोड़ा सा आप सब याद कर लेंगे कि सबसे छोटी कोशिका पूछेगा तो माइकोप्लाज्मा का होता है, और सबसे बड़ी कोशिका जो है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अभी मैं आपको अंडे के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ा दिया कि वो एक कोशिका था, बाद में वो विभाजन के बाद बहुकोशिका में तब्दील हो जाता है। तो अंडे का साइज कितना होता है, 170 mm से 130 mm, यानी 170 गुना 130। तो इसको याद रखेंगे। एक और बात है, नोट वाला जितना भी पॉइंट मैं लिखता हूं उसको एकदम अंडरस्टूड करेंगे, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। एनसीईआरटी में आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। तो मैं क्या समझा रहा हूं, किसी कोशिका का साइज का संबंध किसी पौधे अथवा जंतु के साइज से नहीं होता है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि हाथी की कोशिका चूहे की कोशिका से बहुत अधिक बड़ी होगी या संख्या में होगी, ऐसा भी मैं बात बोल रहा हूँ। ऐसा आप नहीं समझेगा कि जो हाथी जानवर है और चूहा जो जानवर है, हाथी का कोशिका बहुत बड़ा होगा और चूहा का कोशिका बहुत छोटा होगा, ठीक है। ऐसा बिल्कुल भी बात नहीं है। दोनों में तंत्रिका कोशिका पाया जाएगा, है ना, सोचने की क्षमता वाला कोशिका। तो यही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जितना भी आप जानवर देख रहे हैं, उसका आकार देख रहे हैं, उससे आप अनुमान नहीं लगाएंगे कि इसमें कोशिका का साइज बहुत ज़्यादा होगा या इसमें बहुत बड़ा कोशिका होगा, इसमें छोटा कोशिका होगा। ये मैं समझाने का प्रयास किया, ठीक है। और कोशिका के साइज के संदर्भ में ये 2 पॉइंट जरूर याद रखिएगा। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा और सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। ये 2 क्वेश्चन बार बार एग्जाम में दिखता है, बस इतना याद रखना है आप सबको। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये 70वां बीपीएससी पीटी में ये प्रश्न आया हुआ था कि जीवन की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है। तो अब आप आराम से टिक कर लेंगे, ये है कोशिका। तो कोशिका संरचना, अंग जो है ये उत्तक के बने होते हैं, उत्तक कोशिका से बने होते हैं, इसलिए सजीव की संरचनात्मक इकाई या क्रियात्मक इकाई किसको बोला जाता है, कोशिका को बोला जाता है, क्योंकि इसी कोशिका से बने हुए शरीर से हम सब कार्य करते हैं। बात समझ में आ गया, इसको याद रखेंगे। चलिए अब कोशिका के भाग पर हम सब थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, ठीक है। तो ए नंबर है कोशिका झिल्ली। अब मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ, बगल में फोटो भी है, आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि कोशिका झिल्ली क्या है। तो कोशिका द्रव और केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर होता है, ठीक है। कोशिका द्रव और केंद्रक कोशिका झिल्ली के अंदर होता है। यहाँ पे है कोशिका झिल्ली, ये वाला जो आप लेयर देख रहे हैं ये है बाबू कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली जिसे प्लाज्मा झिल्ली भी कहते हैं, ये सरंध्र होता है, मतलब इसमें छिद्र होता है। सरंध्र का मतलब क्या हुआ, सरंध्र का मतलब होता है इसमें छोटे छोटे छेद होते हैं। अब आप अपने चमड़े को देखिए, आप अपने त्वचा को देखिए ध्यान से। त्वचा को जब आप देखेंगे तो छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिससे आप पसीना वगैरह निकलता है ना। तो वो छोटे छिद्र है तभी तो पसीना बाहर निकल रहा है। तो इसी को बाबू कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है। ये कोशिका झिल्ली का काम क्या है, तो आवागमन का नियमन करता है। कुछ भी आपके शरीर के अंदर जाएगा उस छिद्र के माध्यम से जाएगा और उस छिद्र के माध्यम से बाहर निकलेगा। तो कोशिका झिल्ली इसी को बोलते हैं। पेड़ में भी कोशिका झिल्ली होता है, जंतु में भी कोशिका झिल्ली होता है और मनुष्य में भी कोशिका झिल्ली होता है। जहां से पसीना निकलता है तो चमड़ा जो है वो कोशिका झिल्ली का ही पार्ट है, एक लेयर है, ठीक है। थोड़ा फोटो पे जो है उसको विजुलाइज करने का प्रयास कीजिए। ये लेयर मैं बना रहा हूं, ये जो आप लेयर देख रहे हैं ये कोशिका झिल्ली है
और इसी कोशिका झिल्ली के अंदर जितना भी कोशिकांग है, ठीक है, मतलब कोशिकांग का मतलब हो गया जो जो कोशिका के प्रकार हैं वो सब इसके अंदर पाए जाते हैं, जिसमें से केंद्रक अभी पढ़ेंगे, कोशिका द्रव, ये जितना भी इसके अंदर जेली जैसा चीज है उसको कोशिका द्रव बोलते हैं। बीच में आपको केंद्रक मिलेगा यहाँ पे, ये इसको केंद्रक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये जितना भी चीज है वो सब कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। और पेड़ पौधे के लिए बारे में अगर सोचेंगे तो कोशिका झिल्ली के बाद भी एक बाहरी लेयर होता है, उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं, जो कि हम सब आगे देखेंगे। तो इतना सिर्फ याद रखिएगा, कोशिका झिल्ली के अंदर ही सब कुछ होता है, कोशिका झिल्ली से बाहर सिर्फ कोशिका भित्ति होता है। तो कोशिका झिल्ली तो मनुष्य और जंतु में होता है, लेकिन कोशिका भित्ति पेड़ पौधे की कोशिकाओं में होता है। तो पेड़ पौधे को आप ध्यान से देखिए, उसका सबसे जो बाहरी आवरण है वो बहुत ही कठोर होता है। पेड़ को टच करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि बहुत सारा जिस पे छाल लगा रहता है वो बहुत ही मजबूत होता है। आई होप समझ गए होंगे, वो कोशिका भित्ति है और उसके अंदर फिर कोशिका झिल्ली पाया जाता है। अब बात करते हैं केंद्रक की। तो कोशिका में केंद्र में घनी एवं गोलाकार संरचना होती है जिसे केंद्रक कहते हैं। सबसे पहले केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया था। फोटो में आप देख सकते हैं, यहाँ पे है केंद्रक। और केंद्रक किसके अंदर पाया जाएगा, अभी मैं जस्ट समझाया आपको, वो कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है। और पेड़ पौधे में जो केंद्रक रहता है वो कोशिका भित्ति और फिर कोशिका झिल्ली और फिर केंद्रक, ठीक है। यानी केंद्रक सबसे इनसाइड में रहा, अंदर में रहा, उसके बगल में एक लेयर बना लीजिए कोशिका झिल्ली का और एक लेयर बना लीजिए कोशिका भित्ति का। केंद्रक का खोज जरूर याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन द्वारा किया गया है। आइए बात करते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। तो केंद्रक एवं कोशिका झिल्ली के मध्य एक जेली के समान पदार्थ होता है, उसको हम सब कोशिका द्रव्य बोलते हैं। ये जितना भी खाली स्थान आप देख रहे हैं ये एक चिपचिपा लिक्विड पदार्थ की तरह है, जेली की तरह है। आप जेली जरूर खाए होंगे, ठीक है, जेम्स वगैरह खाएंगे, तो उसी टाइप का ये पूरे इसमें भरा हुआ है, इसको कोशिका द्रव्य बोला जाता है। बस इतना याद रखेंगे। और कोशिका द्रव्य के अंदर ही केंद्रक पाया जाता है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। तो ये जेली वाला जितना संरचना ये खाली खाली आपको जो नजर आ रहा है ये सब कोशिका द्रव्य है, जैसा कि यहाँ पे फोटो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। ये सब जितने भी इलाके हैं ये कोशिका द्रव्य के हैं। तो एक जेली में भरा हुआ है ये सब केंद्रक वगैरह, ठीक है। तो जितने भी ये कोशिकांग होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम, ये सब हम सब डिटेल में 9th क्लास के एनसीईआरटी में करेंगे, क्योंकि 8 में आपका दिया नहीं है। तो कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी काय, राइबोसोम इत्यादि पाए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन समझते हैं। कोशिका भित्ति पेड़ पौधे के लिए क्यों जरूरी है। तो पेड़ पौधे कोशिकाओं में यानी पादप कोशिकाओं को ताप में परिवर्तन, टेम्परेचर, गर्मी बढ़ गया, वर्षा आ गया, बहुत ज़्यादा ठंडा आ गया, तीव्र गति से चलने वाली वायु, वायुमंडलीय नमी इत्यादि से सुरक्षा की आवश्यकता के लिए कोशिका भित्ति जरूरी है। अभी बाहर में आंधी आया तो आपका दिमाग खुद ही अलाउ कहेगा कि भाई घर आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन पेड़ पौधे जो है वो तो नहीं चल सकते हैं। तो जब वो चल नहीं सकते हैं तो उनको इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिया गया है कोशिका भित्ति का कि वो तापमान को भी झेल लेते हैं, आंधी को भी झेल लेते हैं, है ना, और जितने भी वायुमंडलीय नमी वगैरह है सब कुछ वो झेल लेते हैं, ठंड, सरद, गर्म सब झेल लेते हैं। लेकिन हम सब क्या, आंधी आएगा तो हम सब घर के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। पेड़ पौधे चल नहीं सकते हैं, इसलिए उनको कोशिका भित्ति दिया हुआ है, तो वो उनको सुरक्षा प्रदान करता है। अब कोशिकाओं का परीक्षण किसमें किया जाता है। तो कोशिकाओं का परीक्षण खास करके पादप कोशिकाओं का वो ट्राइस्केसिया, इलोडिया और रोइयों की पत्ती में झिल्ली में किया जाता है। तो कोशिकाओं का परीक्षण जो है ये 3 चीज़ों से किया जा सकता है, इसको अंडरलाइन कर लें। ट्राइस्केसिया, इलोडिया और रोइयों की पत्ती, इसको अंडरलाइन कर लें, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपसे कभी कोशिकाओं के परीक्षण के संदर्भ में पूछा तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अभी केंद्रक हम सब पढ़ रहे थे। तो यह सामान्यतः गोलाकार होता है, इसका खोज अभी जल्दी से मैं बताया, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। कोशिका के मध्य भाग में स्थित होता है। केंद्रक कोशिका द्रव से एक झिल्ली द्वारा अलग रहता है, जिसे केंद्रक झिल्ली या अथवा केंद्रावरण कहते हैं। उच्च आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी द्वारा हम केंद्रक में छोटी सघन संरचनाएं देख सकते हैं। इसे केंद्रिका अथवा न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। मुख्य बात है कि केंद्रक अभी मैं आपको दिखा दिया, ठीक है, फिर से फोटो दिखा दूंगा। तो केंद्रक में धागे के समान संरचनाओं भी होती है जिसको क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोलते हैं। अब थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करेंगे हम सब, ठीक है। तो केंद्रक समझ गए। केंद्रक कहाँ होता है। तो केंद्रक बाबू होता है कोशिका झिल्ली के अंदर, और उसी केंद्रक में केंद्रिका पाया जाता है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है, ठीक है। और न्यूक्लियस को में क्या पाया जाता है, तो क्रोमोसोम पाया जाता है। केंद्रक में धागे के समान संरचना होता है जिसको क्रोमोसोम या गुणसूत्र बोलते हैं। थोड़ा आप केंद्रक पे फोकस कीजिए। तो ये इलाका है केंद्रक का, इसके अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। अभी मैं आपको गुणसूत्र समझा रहा हूँ।
ठीक है, अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो केंद्रक के अंदर जो केंद्र है, इसके अंदर पाया जाता है धागे नुमा संरचना, जिसको हम सब क्या बोलते हैं बाबू, गुणसूत्र बोलते हैं। ठीक है, अब ये गुणसूत्र का क्या काम है तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। वैसे आपके इस वाले एनसीईआरटी में नहीं समझाया गया है, ज़्यादा इसका 9th वाले एनसीईआरटी में आपको मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको ये समझना चाहिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र क्या है, ये जीन के धारक होते हैं तथा आनुवांशिक गुणों अथवा लक्षणों को जनक से अगली पीढ़ी में हस्तांतरित करते हैं। गुणसूत्र कोशिका विभाजन के समय दिखाई देता है। जीन सजीव में आनुवांशिक की इकाई है। यह जनन से संतति को आनुवांशिक लक्षण के हस्तांतरण का नियंत्रण करता है। अब मैं आपको थोड़ा इसको, ये तो एक पढ़ दिया, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, टोटल पुरुष में और महिलाओं में, ध्यान दीजिएगा, टोटल पुरुष में और महिलाओं में 23 जो है ये गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 और 23 मिलाएंगे तो हो जाएगा 46। लेकिन इसमें 22 जो गुणसूत्र है वो है कोशिकाओं के निर्माण के लिए। ठीक है, कोशिकाओं के निर्माण के लिए। जैसे आपका हाथ कट गया तो अपने आप धीरे धीरे कैसे ठीक हो जाता है, तो वही 22 जो आपका गुणसूत्र है वो काम करता है। अब 22 पुरुष में और 22 महिला में तो 44 हो गया। 44 तो भैया लग गया कोशिका के निर्माण में, जैसे काट छांट ये सबको ठीक करेगा, चोट लग गया उसको ठीक करेगा, ये 44 का काम है। अभी भी 2 बचा हुआ है, तो पुरुष में रहता है, पुरुष में जो एक गुणसूत्र बच गया और महिलाओं में जो एक गुणसूत्र बच गया, ये एक्चुअल में शिशु के जन्म के लिए है। ठीक है, इसको समझते हैं। तो पुरुष में जो गुणसूत्र है उसको XY बोलते हैं और महिलाओं में जो गुणसूत्र है उसको XX बोलते हैं। इसको याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछता है। ठीक है, अब मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल या अपग्रेड करता हूं। ठीक है, समझने का थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। तो टोटल महिला और पुरुष में मिलाकर के 46, जिसमें से 44 का काम क्या हो गया, 22 महिला 22 पुरुष, वो लग गया कोशिका के निर्माण में। ठीक है, तो आपके शरीर में चोट वगैरह लगेगा तो उसको ठीक करेगा। अब एक एक कोशिका दोनों में बचा हुआ है, मेल में भी और फीमेल में भी। तो पुरुष वाले गुणसूत्र को हम सब XY से निरूपित करते हैं और महिलाओं वाले गुणसूत्र को XX से निरूपित करते हैं। अब एक शिशु का निर्माण कैसे होगा, तो पिता का जो शुक्राणु है वो महिला के अंडाणु से जब मिलता है, निषेचन के बाद 9th मंथ के बाद एक शिशु का जन्म होता है। ठीक है, तो ये जनन प्रक्रिया में काम देता है। तो जो XY है और XX है, यानी पिता का शुक्राणु, माता का अंडाणु। ठीक है, अभी इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम सब जनन ही पढ़ने वाले हैं, तो उसमें अच्छे ढंग से और समझ में आएगा। तो इन दोनों के मिलने से ही जो भ्रूण का विकास होता है, उसी को हम सब क्या बोलते हैं, उसी से बच्चे का निर्माण होता है। तो जो 2 गुणसूत्र बच गया, यानी 46 में 44 तो लग गया भाई कोशिका के निर्माण में, काट छांट को ठीक करेगा, लेकिन ये जो 2 गुणसूत्र बच गया, इससे शिशु के जन्म होते हैं या बच्चे का निर्माण होता है, जिसमें से पिता का शुक्राणु और माता का अंडाणु मिलकर के किसका निर्माण करता है, एक शिशु का निर्माण करता है, जिसका टाइम पीरियड 9 मंथ है। बस यही समझाना चाह रहे थे। मनुष्य में 46 होता है। तो नेक्स्ट चैप्टर हम सब जनन ही पढ़ेंगे एनसीईआरटी में, तो उसमें और इसको हम सब अच्छे ढंग से फिगर करके समझने का प्रयास करेंगे। इतना आई होप समझ गए होंगे। तो 46 में से 44 जो है महिला और पुरुष का 22 वो कोशिका का निर्माण करता है और एक एक जो बच गया गुणसूत्र वो बच्चे का निर्माण करता है। ठीक है, तो 22 प्लस XY और 22 प्लस XX, ठीक है, ये सब मिल करके किसका निर्माण करता है, तो 22 गुना 2 करेंगे तो 44 हो जाएगा और XX एक काउंट कर लीजिए, XY एक काउंट कर लीजिए, टोटल 46 हो गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं जीव द्रव्य के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सजीव कोशिका के समग्र संगठन को जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के नाम से जाना जाता है। इसमें कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य दोनों सम्मिलित होते हैं। जीव द्रव्य कोशिका की जीवित पदार्थ है। तो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस यानी केंद्रक के अंदर जो भी द्रव्य है उसको केंद्रिका द्रव्य बोलेंगे और केंद्रक के बाहर जो भी द्रव्य है लेकिन कोशिका झिल्ली के अंदर द्रव्य है उसको हम सब कोशिका द्रव्य बोलेंगे। और कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य जब मिल जाता है तो ये एक चीज का निर्माण करता है, उसको जीव द्रव्य बोलते हैं, इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं और यही कोशिका की जीवित पदार्थ है। इसी को कोशिका की जीवित पदार्थ कहा जाता है। तो समझ में आ गया। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होगा भाई, तो कोशिका द्रव्य है और केंद्रक के आसपास जो आप देख रहे हैं सराउंडिंग में ये केंद्रिका द्रव्य है, दोनों मिलेगा तो जीव द्रव्य का निर्माण करेगा जो कि जीवित पदार्थ है। कुछ और बात समझते हैं। रिक्तिका ये क्या है, तो कोशिका द्रव्य के बीच खाली दिखने वाले संरचना को रिक्तिका बोलते हैं, वैक्यूल्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है। पादप में रिक्तिकाएं आमतौर पर बड़ी होती है, यानी पेड़ पौधे में ज़्यादातर खाली जगह पाया जाता है। तो ये देखिए, ये पूरा जो पीला वाला भाग है ये पूरा खाली स्थान है
और इसमें जो ब्राउन वाला भाग है जंतु वाले में ये खाली स्थान है। तो बड़ा कौन है? प्लांट का है। तो प्लांट में जो भी खाली स्थान है, वैक्यूल्स मतलब खाली रिक्तिका, ठीक है। तो प्लांट का रिक्तिका बड़ा होता है, जंतु का रिक्तिका छोटा होता है, बस इतना याद कर लें, ठीक है। इन सब के बारे में जितना भी अभी आप टर्म सुन रहे हैं, रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया सुने, राइबोसोम सुने, लाइसोसोम सुने, ये सब 9th क्लास के एनसीईआरटी में डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को बोलते हैं, क्यों ऊर्जागृह माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, ये सब मैं आपको एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर करते चले जाऊंगा। इसका पीडीएफ के लिए भी आप सब बने रहेंगे, मैं लास्ट में बताऊंगा आपको। यहाँ से बीपीएससी क्वेश्चन पूछेगी, इसलिए मैं एनसीईआरटी पे फोकस किया हुआ हूँ, कहीं कुछ भी नहीं पढ़ा रहा हूँ, एनसीईआरटी सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। आइए बात करते हैं प्लेस्टिड के बारे में। तो प्लेस्टिड क्या है? तो पहले तो बात याद रखिए कि प्लेस्टिड जो है ये आपका पेड़ पौधा में पाया जाता है। तो ट्राइस्केंसिया पत्ती की कोशिका में अनेक छोटी रंगीन संरचनाएं देखी होगी। वो पत्ती की कोशिका द्रव में छितरी रहती है। यह विभिन्न रंग प्रदान करता है। कुछ में हरा रंजक उपस्थित रहता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, ठीक है। इसको भी हम सब 9th क्लास के एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो प्लेस्टिड एक्चुअल में रंग प्रदान करता है, ठीक है। इसके कुछ टाइप्स हुए। जो हरा रंग प्रदान करेगा हरा रंजक के कारण, तो उसको क्लोरोफिल बोलते हैं, और ये क्लोरोफिल को ही हरित लवक बोलते हैं या क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो यह पत्तियों को हरा रंग देता है, और पत्तियों के क्लोरोप्लास्ट की उपस्थिति के कारण ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होता है, जिससे कि पौधे जो है वो भोजन प्राप्त करते हैं। तो पौधे के पत्ती में हरा रंग होता है, उस हरा रंग से जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया हुआ, यानी धूप से जो रोशनी मिला पेड़ पौधे को, पेड़ पौधा उससे क्या बनाता है? तो भोजन का निर्माण करता है। इसी को प्लेस्टिड बोलते हैं। इसमें कुछ पीला फूल, नीला फूल जैसा आप देखेंगे, वो सब हम सब 9th क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये समझ लीजिए प्लेस्टिड जो है ये रंग प्रदान करता है, और जो हरा रंजक होता है वो क्लोरोफिल होता है। और क्लोरोफिल जो होता है वो पत्ते में पाया जाता है, जिसकी बदौलत पेड़ पौधा भोजन का निर्माण करता है, ठीक है। तो भोजन के निर्माण में क्या सहायक है? हरित लवक सहायक है, और ये प्रकाश संश्लेषण विधि से किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। बात करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। तो ऐसी कोशिकाएं जिसमें केंद्रक पदार्थ, केंद्रक झिल्ली के बिना होता है, प्रोकैरियोटिक है। जैसे जीवाणु और नीलहरित शैवाल। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ ऐसे क्रिएचर हैं, जीव जंतु है, जिसका शरीर पूरा विकसित हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो वैसे वाले जीव में प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है। सिंपल समझ लीजिए, प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया आधा अधूरा, ठीक है, आधा अधूरा। यानी जीवाणु का जो शरीर है वो आधा अधूरा है, नीलहरित शैवाल आधा अधूरा है, पूरा परिपक्व नहीं है। जैसे मनुष्य यानी हम सबका शरीर परिपक्व है, इसलिए हम सब में यूकैरियोटिक कोशिका है। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया आधा अधूरा, ठीक है। और यूकैरियोटिक का मतलब हो गया सुसंगठित केंद्रक, यानी वो पूरी विकसित कोशिका है। अविकसित कोशिका प्रोकैरियोटिक, विकसित कोशिका यूकैरियोटिक। जैसे शेर, भालू, चीता, मनुष्य, ये सब में यूकैरियोटिक कोशिका होता है। बड़े बड़े प्लांट में यूकैरियोटिक कोशिका होती है, लेकिन जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, नीलहरित शैवाल का मतलब होता है वैसा शैवाल जो कि समुद्र के अंदर पाया जाता है ना, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देता है। तो ये सब जितने भी चीज हैं, इन सब प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, और ये यूकैरियोटिक के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लियर है? इसको समझ गए होंगे। तो जितना आपके एनसीईआरटी में क्लास वाइज दिया हुआ है उसको मैं कवर कर रहा हूँ। वैसे कोशिका का अगर वीडियोस ही बनाऊंगा तो लगभग 3 से 4 घंटे में भी क्लास समाप्त नहीं होगा, क्योंकि 9th में आपका प्रॉपर दिया हुआ है कोशिका। तो 9th का एनसीईआरटी आने दीजिए, उसमें फिर और ज़्यादा डिटेल में हम सब पढ़ेंगे। जितना 8 में एनसीईआरटी में था उतना मैं आपको कवर करके बता दिया। तो प्रोकैरियोटिक का मतलब हो गया अविकसित, और यूकैरियोटिक का मतलब हो गया विकसित। हम सब विकसित प्राणी हैं तो हम सब में यूकैरियोटिक है, जीवाणु अविकसित है तो उसमें प्रोकैरियोटिक है। तो ये हो गया आपका 8 नंबर चैप्टर। कुछ अब बात कर लेते हैं हमारे 72 बीपीएससी पीटी और मेंस टेस्ट सीरीज से, ठीक है। अगर आपको मेंस का आंसर राइटिंग लिखना है प्लस प्रीलिम्स के जितने भी एमसीक्यूज हैं, ठीक है, आपका प्री नहीं रुकेगा 70 बीपीएससी से, 72 बीपीएससी से, ठीक है, प्री नहीं रुकेगा। अभी से ही हम सब एनसीईआरटी एमसीक्यूज तैयार कर रहे हैं। कुछ एमसीक्यूज का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे फ्री मिलेगा, 1 से 2 चैप्टर का। आप सब उसको बनाएंगे। जैसे जैसे क्लास होते जा रहा है हमारा सारा क्लास इस ऋषभ बीपीएससी चैनल पे फ्री रहेगा। बस आपको अगर टेस्ट देना है, एमसीक्यूज का पीडीएफ प्राप्त करना है, आंसर राइटिंग का मॉडल आंसर चाहिए, तब आप हमारे पेड बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि टेस्ट है 499 का, और आप 3 साल तक हमसे जुड़कर रह सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर दिया है, ठीक है, उस पर आप सब इंक्वायरी कर लेंगे, व्हाट्सअप करेंगे तो हम ही से बात हो जाएगा। अब जितने भी क्लास है उसका पीडीएफ अगर आपको चाहिए, नोट्स का पीडीएफ मिलेगा, जितने भी क्लास होंगे उसका पीडीएफ मिलेगा। बस आपको जो टेस्ट है, टेस्ट चूंकि एमसीक्यू बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है,
प्लस मेंस का जो आंसर राइटिंग का मॉडल आंसर है वो बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो उसके लिए 499 रखा गया है, जिसमें आप 3 साल तक हमसे जुड़कर तैयारी कर सकते हैं और आपका गारंटी है प्रीलिम्स मेंस दोनों निकलेगा अगर आप अच्छे ढंग से डेडिकेटेड होके मेहनत कर लेंगे। प्रीलिम्स तो नहीं रुकेगा, गारंटी है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मेरा आत्मविश्वास के ऊपर छोड़ दीजिए, आपका प्री नहीं निकलेगा, मेंस तो आपके आंसर राइटिंग के ऊपर डिपेंड करता है। मेंस के लिए इसलिए कोई गारंटी नहीं ले सकता है कि आपका लिखावट जो है वो टीचर को पसंद होगा कि नहीं होगा, ये आपके लिखावट के ऊपर निर्भर करेगा। लेकिन प्रीलिम्स का क्या है कि आपको क्वेश्चन लड़वाना है, तो वो हमारे इस सारे वीडियो से आ जाएगा, हमारे एमसीक्यू से आ जाएगा, ठीक है। लगभग 80 से 85% आ जाएगा, गारंटी है। 72 बीपीएससी की मैं बात कर रहा हूँ, और 71 बीपीएससी के लिए जो मैं अभी आपको करंट अफेयर्स कराऊंगा, आपको कहीं से करंट अफेयर्स करें ना करें, आप मेरा मंथली वाला 8 महीने का मैं करंट अफेयर्स बना रहा हूँ, जनवरी से लेकर के अगस्त तक, वो बस आप देख लेंगे, आपका करंट अफेयर्स आराम से हो जाएगा। एनसीईआरटी साइंस 7, 8, 9, 10 में पूरा पढ़ाऊंगा, ये 71वीं से पहले ही पढ़ा दूंगा, तो आप सब यहां से भी 20 से 30 प्रश्न हल कर लेंगे, जो भी आपका साइंस का प्रश्न आएगा। क्योंकि पिछली बार 70 बीपीएससी में 25 में से 21 क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछा गया था, और जिसका मैं सबूत भी आपको ऑलरेडी एक वीडियो के माध्यम से दिया था। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी मेहनत अगर सही लग रही हो तो थोड़ा सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम, तो पीडीएफ अगर आपको चाहिए हमारे सारे क्लास का, तो आप हमारे 2 टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, एक ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा और न्यू टेलीग्राम चैनल है ऋषभ बीपीएससी, प्लस हमारा एक पुराना यूट्यूब चैनल है ऑनेस्ट आर्यन शिक्षा, उस पर बीपीएससी के अलावा जितने भी एग्जाम होते हैं उसकी तैयारी करवाई जाती है। क्योंकि बीपीएससी के लिए मैं स्पेशल ये वाला चैनल ओपन किया, ऋषभ बीपीएससी, जिसमें आपको सिर्फ बीपीएससी का ही वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो आप अभी से जुड़ सकते हैं, और कुछ दिनों में ऑफर भी आने वाला है, तो ऑफर का आप इस्तेमाल कर लेंगे 72 बीपीएससी के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।